हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान टॉपिक से रिलेटेड ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिखा पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव की सामान्य श्वसन दर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव की सामान्य श्वसन दर होती है। तो इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए, क्या कहता है? 40 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 16 बार प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? 16 बार प्रति मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 72 बार प्रति मिनट अपना यह क्या होता है कि अगर पूछेगा दिल धड़कने वाला, अगर उसकी गति पूछ लिया जाए तो क्या कहना है? 72 बार प्रति मिनट होता है। और श्वसन दर कितना होता है? 16 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है किस माध्यम से होता है? रुधिर जीव द्रव्य से होता है, WBC से होता है, या फिर RBC से होता है, या फिर प्लेटलेट्स कोशिकाओं से होता है। तो इसके लिए हम क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBC के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBC हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? तो किस रूप में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में वहन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि एक ग्लूकोज, ठीक, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। तो आप बताएं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मतलब उसका सूत्र क्या होता है? यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? अभी मैं आपको जो भी यह इस वीडियो में क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन यह अपने बायोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार देखें। पैरामेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम इस टॉपिक पर कुछ खासा ही ध्यान देने वाले हैं। चलिए प्रश्न देखिए। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4500 मिलीलीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न कहता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेशियों में। और ठीक इसके विपरीत अगर पूछ लेता कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर दे देते हैं? रुधिर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कहता है कि मायोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा? पेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है।
ठीक है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रक हो जाता है। यानी कि आप यह जानते होंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊंट के रक्त में ही आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा भाषा का इधर उधर किया गया है। हम इस भाषा में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, यह पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस तरीके से ही आपके बीच क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रक होता है। और केंद्रक में क्या मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिका इसको बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। किसमें? हाइड्रा में। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमोनिया, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछता कि बताइए मनुष्य उत्सर्जन में किस पदार्थ को उत्सर्जित करता है, तो इसके लिए आप क्या टिक करते हैं? यूरिया। लेकिन यहाँ पूछता है हाइड्रा, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या दे देंगे? अमोनिया होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि मनुष्य का वृक्क होता है। वृक्क यानी क्या हो जाएगा? अपना किडनी, ठीक ना, किडनी हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का वृक्क होता है, तो इसके लिए आप क्या आंसर दे दीजिएगा? मेटानेफ्रोस। क्या हो जाएगा? मेटानेफ्रोस होता है, ठीक है। आप मेटानेफ्रोस को इसी तरह से याद ही कर लें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अपना कहता है कि यूरिया, क्या कहता है? यूरिया का निर्माण होता है, ठीक ना। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर टिक कर सकते हैं? लीवर। लीवर को ही हम लोग यकृत बोलते हैं। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और फिर मूत्राशय के माध्यम से यह एक थैली के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है, ठीक है। स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनियों में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो देखिए यूरिया जब भी होगा तो यकृत के माध्यम से ही बनेगा, तो यकृत को लेकर के हम यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाएंगे। देखिए यकृत ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तो हम यहाँ पर तो डी यकृत डायरेक्ट हम क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यकृत क्या हो जाएगा? शिरा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? यकृत शिरा। यानी कि स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनियों में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है? यकृत शिरा में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है, और वह किस प्राणी में? स्तनधारी में यह विशेषता होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अपना कहता है कि बिलीरुबिन, प्रश्न क्या कहता है? बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन पाए जाते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन पाए जाते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है, ठीक है। तो पित्त रस यहाँ पर आता है, तो इसके रिलेटेड एक और सवाल बनता है कि बताइए पित्त रस में कौन से अम्ल होते हैं? तो आपको क्या बोलना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पित्त रस में होता है और यही भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि सोडियम एवं पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है, ठीक है।
प्रश्न क्या कहता है, सोडियम एवं पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है। तो इसके लिए आप क्या आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में। ठीक है, क्या आंसर लगाइएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा। मनुष्य कुछ भी खा लेगा न, जब वह उत्सर्जन करने की बात होता है तो हर हमेशा क्या उत्सर्जित करेगा, यूरिया को ही उत्सर्जित करेगा। इस बात को आप ध्यान में हमेशा इसको बना करके रखिए। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा ग्रहण करता है, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जित करेगा। पिछले वाला ही क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर आराम से टिक कर सकते हैं अब कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स के मिलने के स्थान को कहते हैं, मिलने के स्थान को कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, सिनेप्स बोला जाता है। क्या प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी कि स्पाइनल नर्वस की संख्या होती है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31 जोड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है। प्रश्न क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है, तो आप इसके लिए क्या आंसर टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पायामेटर होता है। क्या हो जाएगा, पायामेटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि पार्किंसंस रोग, ठीक ना, पार्किंसंस डिजीज संबंधित है, तो यह किससे संबंधित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। पार्किंसंस अपना हो जाता है कि तनाव से संबंधित कोई रोग होता है और यह तनाव संबंधित रोग अपने मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम इसका सही आंसर क्या दे सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हम इसका सही आंसर दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्या प्रश्न कहता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो आप इसके लिए क्या आंसर टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है। आप एक बात जान लीजिए, बहुत ही आसान है कि कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, और ऊतक से ही अंगों का निर्माण होता है और अंग से ही एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है, कोशिका होता है, क्योंकि कोशिका के माध्यम से ही शरीर का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, तो वह एक अलग प्रश्न हो जाता है, लेकिन हम लोग इस प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका कोशिका हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि रैनवियर की गांठ यानी कि नोड ऑफ रैनवियर देखी जा सकती है, यह कहाँ पर देखा जा सकता है, तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा कि इसके लिए आप आंसर टिक करिएगा यहाँ, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्षाभ में, क्या हो जाता है, वृक्षाभ में आप रैनवियर की गांठ इसको देखा जा सकता है, वृक्षाभ में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए।
प्रश्न है कि वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर साइनेप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन यानी कि साइनेप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसेटिल कोलिन एसेटिलकोलिन इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, हमको पढ़ने में इतना दिक्कत होता है तो आपको याद करने में कितना दिक्कत होगा यह आप समझ सकते हैं। तो अगर जहाँ पर भी आपको हिंदी शब्द इस तरीके से पढ़ने में दिक्कत हो जाए, फटाक से आप क्या करिए, इंग्लिश वर्ड उल्टाइए और आराम से आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर इंग्लिश में अगर कोई वर्ड लिखा रहता तो निश्चित रूप से आप इसको पढ़ लेते। बायोलॉजी में कुछ खासियत होता है कि इंग्लिश आप आसानी से पढ़ लीजिएगा लेकिन हिंदी आपसे पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही कठिनाई होगा, जैसा कि अभी हमको यहाँ पर महसूस हुआ। छोड़िए, वो बात की बात है। हम इस प्रश्न का क्या आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र है, तो आप इसके लिए क्या आंसर टिक करिएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही जो है से मस्तिष्क शरीर का ताप नियंत्रण करने का काम करता है। देखिए, और यहाँ पर है एक ऑप्शन और है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के बारे में आप एक लाइन और जान लीजिए कि शरीर का जो संतुलन होता है, मतलब शरीर को संतुलित करने का काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निश्चल के कण, प्रश्न क्या कहता है, निश्चल के कण यानी कि निशल्स ग्रेनोल्स पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं में निशल्स के कण पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होती है, तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेगस तंत्रिका होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि शिशु के जन्म के समय, ठीक, शिशु के जन्म के समय कौन से हार्मोन का स्रवण होता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त कौन से हार्मोन उस वक्त स्रावन होता है, तो इसके लिए आप क्या आंसर टिक करिएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन शिशु के जन्म के समय स्रवण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आपसे परीक्षा में इससे रिलेटेड एक और दो सवाल पूछ सकता है कि बताइए मादा हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आप क्या टिक करिएगा, क्या आपको बोलना है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, ठीक ना, और होता है अपना और एक और पूछ ले, अगर देखिए मादा पूछेगा तो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन बोल देना है। क्या सबसे बोलना है, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और पूछा जाएगा कि ठीक इसके विपरीत कि पुरुष हार्मोन क्या होता है, तो बस एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो कुछ इस प्रश्न से अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको बतलाया है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप इसके लिए क्या आंसर टिक करिएगा,
ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों यही रहे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, और यह एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। तो आप इन सारी एमसीक्यू क्वेश्चन को एक कॉपी में आराम से बारी बारी से इसको नोट करते चलें और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से हाई लेवल में करते रहें। तो यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपको डेली पढ़ लेना है, और इस तरीके से आप अपने जो भी एग्ज़ाम में एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से आपको भी प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।